हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू तुषारा एजुकेशन वंस अगेन। हम देख रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन चैप्टर, जो कि चैप्टर थर्ड है फिजिक्स का, उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, प्रेशर गैस इक्वेशन हमने देख लिया था। देन नेक्स्ट है हमारा आरएमएस, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। अब इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन है। देखो, ये 2014 में है, 16 में है, 20 में है। ठीक, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। शो दैट root means square velocity of a gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature, मतलब ये T n square root में डाल। तो इस तरह से ये आ रहा है, बराबर है, क्लियर है इस तरह का। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? ये 1/3 n by v हाँ n by v n upon v nm square nm square, ऐसा नहीं mv square ऐसा mv square, ऐसा। हाँ, उसके ऊपर डंडी, किसके ऊपर? डायरेक्शन वाली v के ऊपर वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और कुछ? बस चलो मेरे को बताओ। वो कैपिटल है ना शायद, v हाँ कैपिटल है ना, कैपिटल V। कैपिटल ही तो है। नहीं, वो n कैपिटल है। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, ये हमने देखा था किसके लिए? प्रेशर के लिए, इससे पहले इसमें, बराबर है। ठीक है, अब रही बात एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। इसमें v क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, इसमें एवरेज स्पीड कहाँ पे दिख रही है आपको? v स्क्वायर। तो वो एवरेज स्क्वायर स्पीड होगी, क्योंकि स्क्वायर। क्लियर आ गया? इतना समझ में आ गया? एवरेज स्क्वायर स्पीड क्या रहेगी? ठीक है, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 3pv इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? अपॉन में कैपिटल N स्मॉल n इक्वल्स टू में क्या बचा? v स्क्वायर। तो ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी होगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3pv अपॉन n। समझ गए क्या किया मैंने? ये क्या हुआ फिर? और इसमें अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन डालते हैं, pv इज इक्वल टू nRT। n क्या है रे? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब स्मॉल है। r क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। हाँ, आइडियल गैस तो कांस्टेंट। अगर nRT डाल दूं मैं यहाँ पे pv की जगह पे, बरोबर है, वही वैल्यू है। तो इसकी अगर मैं वैल्यू डाल दूं, देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, याद रखना। अगर इसके जगह पे pv के जगह पे ये डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू 3nRT अपॉन nm। अपॉन, nm। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना था इसमें? रूट मीन स्क्वायर के लिए निकालना है। हमें क्या बोला? शो करो, बराबर है, क्लियर? चलो, तो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी स्मॉल n का फार्मूला पता है क्या है? कैपिटल N अपॉन, मतलब वही हो गया कैपिटल N अपॉन Na। ठीक है, तो therefore we know that n is equal to capital N अपॉन, डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? 3 कैपिटल N RT अपॉन कैपिटल Na कैपिटल Na nm। nm। पहले n दे दो इधर, इस सेम सेम दिखेगा, ठीक है, n से n कट जाएगा, बरोबर। क्या बचा फिर? 3nRT अपॉन nm। इधर लिखो, चलेगा? इक्वल्स टू 3RT अपॉन nm। Na, ये बेस में ही है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब NaM मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ी है तुम लोगों ने, पता होगा क्या होता है? मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस, मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो उसको मोलर मास। तो देयरफॉर क्या होता है? NaM इक्वल्स टू m0 मतलब मोलर गैस, मोलर मास बोलता है, ठीक है, मोलर गैस नहीं होती, मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसका
अगर कन्वर्जन करूंगा तो मैं क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 3RT upon M. 3RT अपॉन M0. m नॉट, बराबर, m0 नहीं बोलने का, बेस में, ठीक है, क्लियर। तो ये v स्क्वायर है, इधर पढ़ेंगे कैसे इसको, V square equals to 3RT upon M naught. अगर इसको मैंने रूट में डाल दिया तो मेरा काम हो गया क्या, squaring on both sides. कैसे आएगा, इधर भी स्क्वायर कर दो, ठीक है, या फिर रूट कर दो, दोनों में स्क्वायर चला जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर इक्वल्स टू Under root 3RT upon M naught. कैसे पढ़ोगे इसको, Under root V square equals to इसको बोला था हमने वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, ये जो लाइन है ना ये मीन की है अपनी, ठीक है, ये एरो पे ऐसे ही दे रहा था, ये जो लाइन है ये अपनी मीन की है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा root mean square. ठीक है, क्लियर, आरएमएस मतलब क्या हो गया, Root mean square. ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका रिलेशन भी हो गया, फार्मूला हुआ तो हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर, ठीक है, या फिर रूट मीन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर, क्लियर, बराबर है क्या, अरे क्लियर है क्या, ठीक है, तो अपने को क्या करना था, यही करना था, और कुछ है, ठीक है, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्लियर है क्या। अब एक और डेरिवेशन देखते हैं इसको मिटाने के बाद। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। तो इस पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है, लाइक ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिलेटेड विद टेम्परेचर, टेम्परेचर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डिराइव द रिलेशन यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। प्रेशर वाला मैंने अभी एक तुम्हें बताया था फॉर्मूला, ठीक है, क्या आया था हमारे पास, half 1/3 1/3 capital N upon V mv square. ठीक है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी बोलना उसको, ठीक है, क्लियर है। तो ये v को इधर ले लो, क्योंकि nRT वाला मुझे इक्वेशन लगाना, तो pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाहर, ठीक है, और क्या बचा mv स्क्वायर, ठीक है, upon क्लियर, अपॉन क्या बचा 3, 3v तो ये 1/3 इधर दे दो, चलेगा, क्लियर। तो ये pv इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं उसमें और कुछ कर सकते हैं, इसलिए 1/3 पूछ- से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हाँ 1/3 से क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3pv अगर मैंने इसको थोड़ा अलग वे में लिखा, ठीक है, जिससे मेरे इक्वेशन पे कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है, अगर मैंने इसको 2/3 किया, ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं इसी इक्वेशन को, ठीक है, थोड़ा अलग फॉर्मेट में। अब मुझे 1/2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में मैं उसको लेके जा रहा हूँ, n रखा मैंने बाहर जैसा का वैसा, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 1/2 और ये हो गया मेरा mv स्क्वायर। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, इक्वेशन में फर्क है, कैंसिल हो जाएंगे तो वही आएगा, बरोबर है क्या है, ठीक है, लिख सकता हूँ, चलो, तो मैंने mv स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 हुआ है वो डायरेक्टली, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, चलो, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, half mv square
हाफ एम वी स्क्वायर है इधर, सो देयरफॉर वी नो दैट E इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv square. बरोबर है क्या, एवरेज वाला, ठीक है, क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा कैपिटल ई, बरोबर क्या? अगर ये 2/3 है, ठीक है, इधर n है, क्या हो जाएगा, वो तो कैंसिल हो गया, तो बचा 2/3 अपने पास में, क्लियर? अगर मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूं देयरफॉर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3 and E 2/3 डायरेक्ट ये होगा ना यार, बाकी क्यों आएगा? N आएगा n कौन सा वाला है? कैपिटल है. ठीक है, कितने लोगों को लगता है n आएगा? PV इज इक्वल टू NRT की इक्वेशन है, बरोबर? वैसा ही हो रही है N KB क्लियर, समझे N, समझा क्या N? ये फिर भी N कैसे जाएगा? बताता हूँ ना, अगर उसको मैंने इसके डिवाइड में मार दिया तो वो तो दोनों अलग इक्वेशन है फिर, दोनों इक्वेशन तो अलग है. कौन से इक्वेशन? PV इक्वल्स टू 2/3 N ही बचेगा ना, यहाँ का बोल रहा है क्या? वो N का है. यही ना, उसका छोड़ दे तो फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ कहाँ पे गया, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, ये पता है क्या? हाँ बोल्ट्जमैन वाला. तीनों चीजें पता है, ठीक है, और इसमें और कोई फार्मूला बनता है? बनता है क्या? तो अगर मैं पीवी की जगह पे रखूं इधर क्या, एन के बी टी, बरोबर, क्लियर हुआ? तो इधर क्या हो जाएगा, 2/3 E तुम्हारा एन भी ले लो साथ में भी, इधर लिख दो, इधर लिख दो, ठीक है? अभी एन है, क्या एन को कॉमन लिखा जा सकता है? एन को कॉमन लिखा जा सकता है, ये ई अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो एन है, ई है, मतलब एन इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ठीक है, इधर क्या बचा? 2/3 KBT. अब ये 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये को शिफ्ट करा है, ठीक है, ये भी इधर आ रहा है, तो ये 3/2 और के बेस में बी और टी, क्लियर, ठीक है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली चीज याद है, क्या आता है, क्या आता है? ठीक है? अब इक्विपार्टीशन वाला टॉपिक है, नेक्स्ट देखो, इसको पॉज करो। देखो इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देखो ध्यान दो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द दिस टर्म्स, ओके? ये डायरेक्टली दो चीजों से मिलता जुलता है, एक आपने देखा है 3/2 k टू द बेस t, ठीक है, सेकंड हाफ k b t, दोनों सेम ही, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन इसी हिसाब से बनता है, जब आप स्टेटमेंट दोगे, स्टेटमेंट हम निकाल लेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन कैसा रहेगा, ठीक है? पहले आप लिखोगे स्टेटमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन जब ये क्वेश्चन आएगा, बट मैं थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूँ क्योंकि हमें स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, बट वहां पे दिया ऐसा कुछ है कि जिसके थ्रू आप स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है? चलो, तो सबसे पहली बात आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है? अगर मैं तीनों एक्सेस की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, प्लस हाफ
एम वी स्क्वायर वाई एक्सिस के लिए प्लस हाफ mv square z एम वी स्क्वायर जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। अब हम एवरेज की बात कर रहे हैं, बरोबर है, ठीक है। तो एवरेज का एक सिंबल है इस तरह से, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है। एग्जैक्टली जो दे रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक में आपके होगा, ठीक है, क्लियर। टेक्स्ट बुक से ही पेपर चेक होता है, सो डोंट वरी, ठीक है। अब पहले काइनेटिक एनर्जी को एवरेज में डालना पड़ेगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे इसमें सेम एनर्जी, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ, ठीक है, ये वाला हाफ एम वी वाई फिर प्लस हाफ mv z का square एम वी जेड, ठीक है, क्लियर है क्या, तीनों आ गए, ठीक है। अब इसी को जो फॉर्मूलेशन फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसी के साथ हाफ के बेटी वाला टर्म आ जाता है, यही मतलब हाफ के बेटी हो जाता है इक्वल्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो वापस से, एवरेज के हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जेड, ठीक है। अब प्लस, ठीक है, ये जो एडिशन है, ये तीनों का एडिशन इक्वल्स टू होता है हाफ के बी, तीनों एक्सिस के, क्लियर, ठीक है। अब इसके ऊपर से अगर हमें स्टेटमेंट बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, ये किसके लिए कर रहे थे हम, गैस मॉलिक्यूल के लिए, थर्मल में, बरोबर है। सो वी कैन से फॉर गैस थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर, क्या रहेगा टेम्परेचर का, T रहेगा, बरोबर है, ठीक है। फॉर अ गैस थर्मल, गैस इन थर्मल, क्या बोला मैंने, इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट अ टेम्परेचर T रहेगा। अब वो क्या हो रहा है, एवरेज का साइन दिख रहा है सबको, ठीक है, तो एवरेज एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द एवरेज एनर्जी फॉर, किसके लिए निकाला हमने, मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एसोसिएट विथ ईच, ये सब जो लिखा है हमने, ये क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स है, ठीक है। फॉर ईच क्वाड्रेटिक टर्म ईच क्या है, हाफ के बी, मिल गया स्टेटमेंट, ठीक है, लिख लोगे जैसे मैंने बोला एज इट इज लिख ले, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी फिनिश होता है, एकदम छोटा सा टॉपिक आएगा, तो 1-2 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा। स्टेटमेंट रहेगा 1 मार्क के लिए, एक्सप्लेनेशन रहेगा 1 मार्क के लिए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी आता है, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर आपने जेईई नहीं किया है, सीईटी की प्रिपरेशन की है पहले, तो ठीक है। देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कितने एक्सिस में से ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, कितने डिग्रीज बना सकता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है 3.8.2 के थोड़ा सा ऊपर ब्लैकिश कलर में आपके टेक्स्ट बुक पे, ठीक है, रीड करेगा कोई जोर से थोड़ा सा। Degree of freedom of a system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely. Is called degree of freedom. Independent quantities मतलब ये होता है total number of coordinates, ठीक है। अब तो total number of coordinates लिखो और independent quantities लिखो, ये आप पे डिपेंड करता है, या दोनों लिखो, ठीक है, सेम डेफिनेशन के लिए आएगा, इसमें कुछ बताने लायक चीज है नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखो कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने एक्सिस में से ट्रैवल करेगा, गुजरेगा, ठीक है, क्लियर है। बाकी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है, अभी रीड करके भी दिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो एक्सप्लेन करके टर्म्स तो आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपके टाइम पे आ गई कि भाई एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो किस तरह से करोगे, डायग्राम निकाल लेना है, डायग्राम बोलने से अच्छा एक्सेस निकाल लेना। आपके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं हमारे पास, कितना रहता था इसका, कौन से x y 2 ही रहते हैं ना, ये ऐसा इधर भी रहता है, ठीक है। हम x और y लेते हैं कॉमनली, तो 3 एक्सेस रहते हैं, कितने, x y z
ये बन के 3D स्ट्रक्चर बनता है जो हम 3D में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं x ले रहा हूँ, इसको y ले रहा हूँ, इसको z ले रहा हूँ, ठीक है। क्लियर, अब ये सबसे ले लेना जो भी लेना, ठीक है। उसमें अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी ट्रैवल कर रहा है, तीनों साइड में कर रहा है, बराबर है क्या? ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि फ्रीली वो कहाँ पे जाएगा, तो 3 वे में जाएगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह सकते हैं हमारे। क्लियर है, ठीक है। अब ये गैस में अलग अलग रहते हैं, एक रहता है मोनो एटॉमिक गैस, क्या रहती है? मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं, मोनो एटॉमिक समझ जाना, ठीक है। गैस डाई एटॉमिक रहेगा सेकंड, कितना? डायटोमिक। तो डाई लिख देता हूं मैं, समझ जाना। 3 रहेगा तो ट्राइएटोमिक गैस। सुनो, अगर एक इसमें से जा रहा है तो क्या बोलेंगे? 2 में से समझना है, मोनो एटॉमिक डायटोमिक 2 ही है, ठीक है। क्लियर, देखो बता दो, टेक्स्ट बुक में डायग्राम सेम एक्सिस है, क्या दिया है? 6 ले लिया 6। मतलब ये अपना कॉमन, इधर x, इधर y, इधर z, ऐसा लेट एग्जीक्यूट। ठीक है, चलिए देखो, उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाला, यहाँ पे एक एक्सिस दिया है बीच में, ठीक है, वो रोटेशन ही कर रहा है ना भाई एट द एंड में, कितने भी एक्सिस में से, ठीक है। तो अगर ये एक एक्सिस है, यहाँ पे अगर ये घूम रहा है, ठीक है, एक्स वाई पकड़ लो ये, ठीक है, ऐसा है वो, ठीक है। अब यहाँ से रोटेट कर रहा है, 2 एक्सिस पे कर रहा है, तो ठीक है, समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है हमें इससे, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका डायग्राम देखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, हाँ जो हमने इससे पहले देखा था, हाँ mv x के साथ में, 2 एक्सिस पे है तो y के साथ में, और 3 पे है तो z भी आएगा। क्लियर है, ठीक है, कर पाओगे प्रॉपर, बता पाओगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है, इतना याद होगा, ठीक है। तो उसको ही हम जब उसके फॉर्मेट में लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो एक्स वाई जेड के जगह पे आई डब्ल्यू आ जाता है, ये भी देखा है हमने पहले, ठीक है। क्लियर, इतना एक्सप्लेनेशन दे दो कि काफी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो यहाँ पर मैंने एक कॉपर का सब्सटेंस लिया हुआ है, ठीक है, उसको मैंने 1 kg का है ऐसे बोले, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मुझे 1 केल्विन करना है, कितना करना है? फिर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लियर, तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे इसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। वही होता है मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है, समझ में आ गया? जैसे अभी यहाँ तक है टेम्परेचर, लेकिन ये 1 केल्विन तक नहीं पहुंचा, तो इसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी कंटिन्यूस, ठीक है। तो उसी का डेफिनेशन है टेक्स्ट बुक में नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस is the amount of heat energy required to raise the temperature of that substance बोलो या फिर यूनिट मास बोलो, ठीक है, of that substance, ठीक है, by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। वही क्या होगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी इसमें कुछ टर्म्स दी हुई है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक के काम में आएगी, जो है मेयर्स रिलेशन के लिए, बराबर, ठीक है। जिसमें आपको बोला गया है कि अगर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम रहेगा तो उसको हम CV से दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वैल्यूम के लिए, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो ये हो जाएगा CP। क्लियर, ये 2 बातें याद रखना, ये हमें आगे की मेयर्स रिलेशन जो टॉपिक है उसमें काम है। इस समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पॉज कर दो। देखो मेरे पास 2 पिस्टन सेम है, ये मैं दे रहा हूँ मेयर्स रिलेशन के लिए, किसके लिए,
ये टॉपिक है मेरा रिलेशन, दिख रहा है इधर इसमें? ठीक है। अब इसमें मैंने दो पिस्टन लिए, एक है मेरा फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन, ठीक है, जो नॉन मूवेबल रहेगा, ठीक है। सेकंड ऊपर का वो ये नहीं दिख रहा है, लाइट चमक रहा है उस पर। इधर लिख देता हूँ dq2 is equal to change in internal energy plus change in work done equals to cpdt, ठीक है। ओके, कांस्टेंट प्रेशर रेट क्लियर हो गई। अब देखो मैंने यहाँ पे दो पिस्टन लिए, एक है फ्रिक्शनलेस एयरटाइट पिस्टन, सेकेंड है फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, एयरटाइट है और नॉन मूवेबल है, करेक्ट, तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर। यहाँ पे वर्क ही नहीं हो रहा तो ऊपर नीचे होगा, करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट क्योंकि ये मूवेबल है तो वर्क जीरो नहीं होगा। कितना रहेगा ये बताया क्या, नहीं, हाँ, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। कितना है वो नहीं पता। तो हम बस इतना बोल सकते हैं कि वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ तो है, करेक्ट, ठीक है। अब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, ये सब्सटेंस जो है मेरा, ठीक है, जो भी सब्सटेंस होगा, ठीक है, ये मैंने इसको हीट प्रोवाइड की है, इसका नाम दे दिया मैंने dq1, ठीक है, क्योंकि हीट चेंज होगी, ठीक है। और इसको मैं भी हीट प्रोवाइड करूंगा, इसको मैंने दे दिया dq2। दोनों इसका समझ में आ गया, दोनों प्रोडक्ट के अलग अलग नाम है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको हीट दिया और इसको भी हीट दिया, ठीक है, तो इसका गैस मॉलिक्यूल जो दिख रहा है, इसको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये भी वही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर रैंडमली इधर उधर जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब ये कौन बढ़ेगा, डी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम डी लेते हैं बट डी लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर। क्या इसने वैल्यू चेंज किया, नहीं, कांस्टेंट है वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो dt, क्लियर है। इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी हीट प्रोवाइड करने के बाद, वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, करेक्ट, तो इसलिए चेंज इन वर्क डन भी रहेगा। अगर मान के चलो मूव हो रहा है वो पिस्टन, ठीक है, तो ये वर्क डन भी चेंज होगा, क्लियर। बट इस पोजीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बट टेम्परेचर अभी भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर हमने dt दी है, ठीक है, क्लियर। तो ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। इसी का हमें सामने दिया हुआ है, दिख रहा है क्या मेयर्स में आपको, एक हमें दिया हुआ है कि कंसीडर करो एक मोल है आइडियल गैस का, ठीक है, इंक्लोज सिलेंडर, मतलब यही पकड़ लो, ठीक है, क्लियर। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये था अपना कांस्टेंट था, क्योंकि प्रेशर को तो कुछ होने नहीं वाला, करेक्ट। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, derive the Mayer's relation of molar as well as the principle of specific heat। क्या क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल, ठीक है, वही हमें डेरिवेशन अभी देखना है। ये जो डेरिवेशन आपको दिया हुआ है ना एकदम शॉर्ट टर्म में, ठीक है, तो इसी को प्रॉपर वे में आपको लिखना है, ठीक? ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार पे रख दो, हमेशा आता है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, पॉज कर दो, देखो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, डिराइव द मेयर्स रिलेशन फॉर मोलर एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट। इसमें से कुछ भी है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट भी है, कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, जो अभी मैं डेरिवेशन दूंगा वही लिखना है, क्लियर। क्योंकि सारे स्पेसिफिक हीट के बारे में तो इधर ही जान रहे हैं। अब हमने क्या किया था, एक dq नाम का प्रोडक्ट लिया था, पहला इक्वेशन दिख रहा है क्या, ये इधर है, बराबर है, ठीक है। तो dq नाम का प्रोडक्ट लेने के बाद क्या क्या किया था हमने, उसकी इंटरनल एनर्जी थी, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू था, टेम्परेचर चेंज हुआ था, उसके बाद dq
2 नाम की इडली, इसमें क्या हुआ था, इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो रही थी प्लस वर्क डन भी चेंज हो रहा था, बट इधर प्रेशर कांस्टेंट था एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो इसको मैं 1 इसको मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इसको मैं और एक किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, dQ2 को मैं इधर डायरेक्टली कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर बोल सकता हूँ, बरोबर। इसको नहीं भी डाल रहा हूँ, एडिशन ही है उसका, बरोबर है। अब Cp dt की वैल्यू क्या है, देखो इधर पूरा लिखा हुआ है। dQ2 अगर कांस्टेंट वैल्यू dt है तो कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा इधर, बरोबर है। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट है पहली केस में। dQ2 को कैसे लिखा मैंने, dQ2 को Cp dt लिखा, इतना क्लियर है, ठीक है। कैसे हुआ किसने लोगों को समझाओ, समझ में आया? तो मैं इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट, ये किसकी वैल्यू थी, dQ2 की थी, बरोबर। इसको dQ2 को मैं और एक तरह से लिखूं, ये Cp dt जो है, Cp dt मतलब ही क्या है, दिख रहा है। तो इसको मैं डायरेक्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस dV भी लिख सकता हूँ, dW सॉरी, मतलब चेंज इन वर्क डन। इतना क्लियर है क्या? तो मेरा डायरेक्टली Cp dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू प्लस dW dW, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो dW भी तो आएगा प्लस में। अरे ये ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो वापस क्यों आएगा, वो मतलब ही तो वो है, इक्वल टू के साइन है बीच में, प्लस का साइन नहीं, ठीक है। क्लियर? अब मेरे पास और एक फार्मूला है, चेंज इन वर्क डन का फार्मूला, ठीक है। इसको मैं प्रेशर के साथ में चेंज इन वैल्यूम लिख सकता हूँ, वैल्यूम चेंज होता है वर्क डन का, बरोबर है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो dW की जगह पे, तो ये हो जाएगा Cp इंटू ΔT, ठीक है। क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा वो, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, Cv dt, बरोबर है। तो इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dW नहीं pdV, यही मतलब होता है R के साथ में हमारा फार्मूला था dt, बराबर है क्या, दिया है टेक्स्ट बुक में। आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, Cp माइनस Cv को ले लिया इधर, ठीक है, और ΔT को निकाल दिया बाहर, ठीक है। ये कॉमन आ गया मेरा, ठीक है। इक्वल टू R इंटू dt था, dt हट जाएगा, तो ये क्या बचा मेरा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ दिया हुआ था, कल आप बोल रहे थे, बरोबर। ये रिलेशन हो गया फाइनल आपका, यहाँ तक भी लिखिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट लेना है तो R अपॉन J लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, कब मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट मिक्स, ठीक है। क्लियर है क्या, चलेगा। अब प्रिंसिपल के लिए भी बोला था मैंने, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, क्या लिखा है ऊपर में क्वेश्चन में, derive the Mayo's relation for molar as well as principle of specific heat. प्रिंसिपल हीट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, Cp को m नॉट क्या आ जाएगा, SP Sp मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्लियर? और इसी को Cv के फॉर्मेट में लिखूंगा मैं, तो Cv इक्वल्स टू क्या होगा, m नॉट यस मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है क्या। तो इसी को डायरेक्ट अगर J के जगह पे डाल दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट वाला था, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं Sp
क्यों पूरा नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा? इधर लिखो, इधर लिखो। देखो इसी को मैं सी, ये सीपी माइनस सीवी था मेरा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट एसपी माइनस एसवी लिख सकता हूँ। एसपी माइनस एसवी क्या हो जाएगा बताओ? R upon M naught आर अपॉन एम नॉट। अब जे कहाँ से आया तुमको पता है, ठीक है। हमने बस किसका चेंज किया, एम नॉट डाल दिया, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले आपके याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स के काम में आ सकते हैं। क्लियर है क्या? यहाँ तक ही है, और कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा हूँ मैं आपको नेक्स्ट इसमें, पहले इसको ठीक करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। अलग अलग इसके लिए मोनोएटॉमिक देखेंगे, डायटॉमिक देखेंगे और पॉलीएटॉमिक देखेंगे, तीनों देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक क्वेश्चन आता है, या फिर इसको कैलकुलेशंस के पार्ट से भी बोल सकते हो। इसमें कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जिसके ऊपर कैलकुलेशंस रहते हैं डिफरेंट। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका, ऑब्टेन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है क्या? अब सबसे पहली बात, एक इक्वेशन हमने देखा हुआ था, ठीक है, एक चीज थी हमारे पास, ठीक है, क्या था? E इक्वल्स टू एनर्जी के लिए, एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था E इक्वल्स टू 3 बाय एवोगैड्रोस के, ठीक है, बराबर है, करेक्ट। अब इसी फॉर्मूले से हमें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब मैंने कुछ लेक्चर पहले बोला था, इंटरनल एनर्जी D इक्वल्स टू, एक चीज लिखी हुई थी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था, CVDT कांस्टेंट वॉल्यूम dt, ठीक है। तो अगर मैं इसको d बाय dt कर दूं तो क्या हो जाएगा? CV बराबर है। सेम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको DE अपॉन dt कर दिया तो 3/2 3/2 NA KB kb, T गैप हो गया, ठीक है। अब NA kb किसके वैल्यू है? R NA kb ये R की वैल्यू, राइट, ठीक है। हमें मिला हुआ पहले, हमने निकाला हुआ, करेक्ट। तो इसको डायरेक्ट मैं d बाय dt इक्वल्स टू, करेक्ट, इसको डायरेक्ट मैं R लिख रहा हूँ पूरी टर्म को, ठीक है। क्लियर है क्या? तो अगर Cp के साथ में मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? R है मेरे पास, इधर देखो Cp माइनस R, Cp फाइंड करना है ना, ठीक है। तो R प्लस Cv हो जाएगा, Cp इक्वल्स टू R प्लस Cv, बराबर, ठीक है। तो Cp क्या हो जाएगा रे? इधर बताओ, R इधर plus Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा? सोचो थोड़ा, CV की वैल्यू डालेंगे, Cv की क्या वैल्यू आई है? d/dt d बाय, dt तो पूरा कंप्लीट वैल्यू बताओ। 3/2 R plus R 3/2 R प्लस R, ऐसा करेंगे क्या? हाँ, अगर मैंने यहाँ पे Cp इक्वल्स टू 3/2 R कर दिया, ठीक है, तो इसके साथ और एक R जुड़ेगा, ये प्लस वाला, बराबर, मल्टीप्लिकेशन आता है, क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? तो वैल्यू 5/2 R आएगा। अरे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा? ठीक है। अब इसमें गामा वही सब बात है, गामा मतलब ही कौन? मोनोएटॉमिक रेशियो निकालेंगे तो Cp बाय Cv आएगा, गामा इक्वल्स टू, ऐसा निकाल दो, समझ जाना, ठीक है।
Cp अपॉन CV. तो गामा क्या मिलेगा 5/2 R अपॉन 3/2 R, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 5/3R नहीं आर भी नीचे का जाएंगे। दिख रहा है क्या, ये भी कटेगा तो ये 5/3 होगा सिर्फ, ठीक है कटेगा क्या R, हाँ क्या बचेगा फिर 5/3। ठीक है यही है। चलो अब हमें देखना है डायटोमिक में, इसमें दो पार्ट आते हैं, रिजिडिक और नॉन रिजिडिक वाला, ठीक है अलग अलग देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस पे सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इधर डायटोमिक रहेगा, ठीक है क्लियर हो। अब इसमें हमें डीओ कितना मिलता है, कोई बताएगा क्या, डीओ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, कितना तो वो एटम की 5 मिलता है, कितना मिलता है 5 मिलता है। दो तरह के मोशन, 3 मोशन मिलते हैं हमें, ट्रांसलेशनल, ठीक है उसमें 2 रोटेशनल, ठीक है टोटल हो गए 5, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 5, ठीक है। तो डायटोमिक गैसेस की अगर मैं बात करूं, E equals to 3/2 Na KBT प्लस होगा, ठीक है 2/2 Na KBT, ठीक है ये समझ में आया, कहाँ से क्या आया, समझ में आया, नहीं आया होगा तो पूछ, तो कब बोलोगे, मैंने पूछने के बाद भी बोल सकता है, बोला था मैंने थोड़ी देर पहले बोला, 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, 2 रोटेशनल मोशन, तो ये जो 2 है ये है ट्रांसलेशनल, 3 जो है ये ट्रांसलेशनल, 2 जो है वो है रोटेशनल, ठीक है Na Kb ठीक तो सेम रहेगा एवोगाड्रोस के साथ, ठीक है क्या, ओके ठीक है। चलो तो अपॉन 2 क्यों आया, स्टेबलाइज कर रहा है उसको, ठीक है क्योंकि यहाँ पे 3/2 था हमारा पहला वाला, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5/2, ठीक है Na केबी ठीक है। अब डाई है तो एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो डायरेक्ट R होता है, अभी देखा था हमने बरोबर, तो ये क्या हो जाएगा, अभी एनर्जी की बात कर रहे थे, अब कांस्टेंट वैल्यू में क्या होगा D चेंज इन एनर्जी अपॉन dt, यही किया था मैं थोड़ी देर पहले, ठीक है ये कितना आया था मेरा 5/2 R आया था, अब डाई है तो एक ऐड होगा, ठीक है तो 5 और 7 मतलब कितना हो जाएगा 7/2 R आएगा क्या, हाँ R आएगा, तो CV क्या मिला, हाँ 7/2R ठीक है वो डायरेक्ट तो सीपी है। सॉरी ठीक है क्लियर। अब Cp क्यों आया ऐसा, बिकॉज Cp हमें पता है भाई Cp क्या होता है R प्लस चेंज इन वैल्यू, बरोबर है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है क्लियर। सो ये मिल गया 7/2R, ठीक है कहाँ तक पहुंची गाड़ी अपनी 7/2R तक पहुंची, ठीक है। अब Cp माइनस Cv वाला पता है आपको, ठीक है तो डायरेक्ट गामा अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 7/5 7/2R डिवाइड बाय 5/2R, ये कैंसल सॉरी ये कैंसल, तो क्या बचा 7/5, ठीक है किसका बचा गैमा ये रिजिड वाला था, ठीक है नॉन रिजिड का होने का, ठीक है तो डायरेक्ट गामा यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है ये क्या हो जाएगा Cp अपॉन, ठीक है कितना रहेगा। अब नॉन रिजिड वाले की अगर बात करते हैं, ठीक अभी तक रिजिड वाला देखा, सेम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है क्या होगा
इसको मिटा दो अभी, इसका काम हो गया। मतलब वाइब्रेशनल मोशन में आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 5/2 NA, सॉरी 3/2 NA KBT प्लस 2/2 NA KBT। ठीक है क्या? क्लियर? लिख सकता हूं मैं। ट्रांसलेशन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आ गए, ठीक है। क्लियर? चलो अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा फॉलो करो। फॉर डायटोमिक गैस कंटेनिंग नॉन रिजिड वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, मतलब वो क्या हो गया, वाइब्रेशन मोशन हो गया, बरोबर है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पर, तो इसमें अभी दो वाइब्रेशन भी जोड़ने पड़ेंगे, तो वापस से उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा 2/2 Na kB। अगर ये नहीं बोलता नॉन वाला तो हम नहीं डालते, ठीक है। क्लियर हो गए? तीनों मिल गए तुम्हें, 3 ट्रांजिशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशन मोशन वाले, वाइब्रेटिंग वाले। क्लियर है क्या? चलो अब उसके बाद क्या बोला है देखो, उनने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट सेम फॉर्मेट में निकाला। उनका अगर पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, डायरेक्ट 7/2 Na, बरोबर, ये तो कॉमन ही है, ठीक है। सो अब इसको वापस से अगर गामा के फॉर्मेट में निकालते तो वही चीज हो जाएगी Cp/। क्लियर? कितना मिलेगा? कर सकते हो या करा दूं? सीपी की वैल्यू, अबे सीपी की वैल्यू निकाल के तुमने ये क्या हो जाएगा, E अगर V के फॉर्मेट में अगर करो तो ये क्या हो गया, ये R हो गया 7/2। क्लियर है इतना? R कहाँ से आ रहा है तुम्हें पता है अभी, ठीक है। तो अगर मैं Cp के लिए करूं, एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, डाया था, ठीक है, 7 का 3.5 मतलब 3.5, ठीक है। अगर एक डालते हैं तो 4.5, तो 4.5, ठीक है, 4.5 का डबल 9, तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2। क्लियर? तो ये क्या मिला मुझे, R रहेगा नहीं रहेगा बताओ? नहीं रहेगा, कितने रहेगा वाले कितने? नहीं रहेगा, क्यों रहेगा? Cp/Cv करोगे तो RR भी घटेगा ना, वो तो अगले स्टेप में ना। मैं बता रहा हूँ, मैं फाइनल कर दिया उसको, ब्रैकेट मार दिया मैंने। तो ये फायदा नहीं है ना, बता नहीं रे, बता रहा हूँ, फाइनल की बात कर रहा हूँ, कितना आएगा? 9/7 R आएगा या नहीं आएगा? फाइनल नहीं नहीं है। आएगा। नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डायरेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी R हट जाएगा, अभी R से R भी कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बरोबर, सॉरी 7 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 9/7 हो जाएगा, क्लियर, फाइन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा खत्म हो गया, डायटोमिक। अब हमें देखना है पॉलीएटॉमिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीएटॉमिक गैसेस। इसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, डिटरमाइन द एडियाबेटिक रेशियो, ठीक है, इन द टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस, ठीक है, या फिर ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब पॉली में हमें पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, 1-2 होते हैं क्या, नहीं 2 से ज्यादा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, 3/2 Na KBT प्लस 2/2 Na, सॉरी 3/2 Na KBT, ठीक है। अब ये 2 से ज्यादा या फिर 2 चलेंगे पॉली में, ठीक है, प्लस F, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे पता है क्या नहीं है, तो मैं ऐसा साइन लेता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ओके। और ये हो जाएंगे 2/2, ये 1 हो जाएगा Na KBT, ठीक है। क्लियर? अब Cp/Cv की अगर हम बात करते हैं तो Cv क्या मिलेगा मुझे, तो सेकंड वाला भी 3/2 आएगा ना। हाँ 3/2 ही लिखा है मैंने,
तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है, ये F आ गया हमारा, ठीक है, और R रहेगा यानी कैविटी का, ठीक है, यानी कैविटी लिख के भी R लिख सकते हो तुम उसके बाद, ठीक है। तो इसको अगर एक ऐड ऑन करते हो, एक ऐड हो रहा था हमारा अभी तक के हर इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा उसका, क्या होगा 4 plus FR. तो R कॉमन रहेगा अभी भी, 4 प्लस F मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया CP के लिए, CP. सॉरी CP के लिए एक ऐड ऑन कर दिया हमने, ठीक है। तो CP अपॉन CP करेंगे तो 4 plus F upon 3 plus CP F. अपॉन CV इक्वल्स टू 4 प्लस F R अपॉन 3 प्लस F. 3 प्लस F R से R जाएगा, ठीक है। क्या बचा 4 plus F upon 3 plus F. ठीक है, ये क्या है हमारा पॉली के लिए, क्लियर है क्या। बट ये क्या हो जाएगा इसका गामा मामा, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। देखो ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। मान के चलो यहाँ से एक हीट रेडिएशन आ गए, ठीक है, हीट रेडिएशन की रेज है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के सरफेसेस है, क्लियर। अब इसमें जब वो रेज पड़ रही है तो ये अगर पूरे अंदर सुखा दे रहा है तो ये क्या हो गया एब्जॉर्प्शन, अगर इसमें से आर पार होके जा रही है तो ट्रांसमिशन, और अगर इस पे पढ़ने के बाद में रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं इधर जा रही है कहीं इधर जा रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आ गया, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, और आए भी है बहुत बार। प्रूव द रिलेशन A प्लस R प्लस TR इक्वल टू 1, ठीक है, where symbols have their usual meanings, ठीक है, कुछ ना कुछ उनके मीनिंग्स है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इतना तो तुम्हारे पास दिमाग है कि भाई A जो है ये मैंने लिया है एब्जॉर्प्शन के लिए, R जो है ये मैंने लिया है रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है, और TR जो है ये लिया है मैंने ट्रांसमिशन के लिए, क्लियर। तो उसके मीनिंग समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं Q नाम का ऑब्जेक्ट लेता हूं, चलो हम Q को ले लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। लेट Q be the total amount of थर्मल एनर्जी, ठीक है। अब इसमें से ही अलग अलग हम करेंगे, ठीक है। अब ये थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंसिडेंट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट ही मतलब क्योंकि फॉर्मेट पकड़ लो, ठीक है, इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर दिया इतना हमने। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऑब्जेक्ट का सरफेस लिखते हैं, इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड QE, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा QR और QTR, ठीक है। तो RR 2 हो जाएंगे ना बेटा, ट्रांसमिशन में T आता है ना। ये हो गया मेरा क्या एब्जॉर्प्शन, ये क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्शन, और बच्चे ये हो गया मेरा ट्रांसमिशन, ठीक है। तीनों है मेरे पास अभी, ठीक है। अगर उसके ऊपर रेज गिर रही है तो 3 फॉर्मेट में दे रहा है, ठीक है। देख हाँ, तो ये थर्मल एनर्जी इंसिडेंट हीट के फॉर्मेट में आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं, जब डायग्राम निकालोगे तो इंसिडेंट रेडिएशन
ऐसा भी बोल सकते हो या रे भी बोल सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर ऐसा निकालना डायग्राम, ठीक है। तो तीन चीजों की संभावना थी, करेक्ट। अगर आर पार हुआ तो ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर अंदर खींचा तो एब्जॉर्प्शन, अगर उसने रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्शन। चलो कोई कोई ऐसे भी रहते हैं, थोड़ी सी जाती थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है, तो डू नॉट एग्जिस्ट। होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी बॉडी सेम है इस फंक्शन शो करेगी। ऐसा होता तब है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो, जैसे ग्लास है मान के चल रही, बट ये लोहे का ले लिया हमने, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो एक ही पकड़ोगे ना, बट एक ऑब्जेक्ट है बट उसके दो पार्ट है, समझ में आया? अब ग्लास में से तो निकल गई मान के चलो, बट इधर सॉरी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बट ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है? ठीक है, चीजें जा रही है ध्यान में, ठीक है। चलो अब इसको मैं क्यू के फॉर्मेट में अगर लिख क्या, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टोटल अमाउंट ऑफ क्या था हमारे पास, क्यू था, मतलब ही मेरा क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी आर या फिर क्यू टी ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है, चलेगा, ठीक है। सो ट्रांसमिशन का टी आर लिखते हैं हम, ठीक है। अब ये तीनों मिलके अगर मैं इसको क्यू से डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू ये 1 हो जाएगा, क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय क्यू कर दिया मैंने, क्यू अपॉन ये सॉरी क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू बाय आर बाय क्यू प्लस क्यू बाय टी बाय क्यू, ठीक है। क्यू से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। इधर क्या हो जाएगा? सेम जो ऊपर लिखा है। 1 होगा क्या? नहीं, क्यू ए अपॉन क्यू। तो फिर ये क्यू ए अपॉन क्यू ही रहेगा, ठीक है। कटेगा क्या? कोई ऐसा है कटने वाला बोलने वाला? क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, मतलब ही ये अलग अलग पार्ट्स में आ गए। मतलब आर क्या हो गया? क्यू आर बाय क्यू, ठीक है। टी क्या हो गया? क्यू टी बाय क्यू। ये क्या हो गया? क्यू ए अपॉन क्यू। क्लियर है? आ जाएगा। अब इसके ऊपर अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए, ठीक है। टी में आएगा क्यू टी बाय क्यू, ठीक है, क्लियर। तो यही हमें देखना है। डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम निकाल लेना, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन देखने हैं हमें, ठीक है, जो कोएफिशिएंट के फॉर्म में दिए हुए हैं यहाँ पे। इधर देखो, इंटरेक्शन ऑफ अ थर्मल रेडिएशन दिख रहा है, ये टॉपिक मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है, उसके बाद में उसके डेफिनेशन दिए। अब डेफिनेशन देख लो, ठीक है, बता देता हूं मैं। पेज नंबर 65 पे है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब होता है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, ठीक है, टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द हीट इंसिडेंट। जितने उस पे हीट पड़ी उतने उसने अंदर ले ली तो उस क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिट कर दी तो ठीक है, और रिफ्लेक्ट कर दी तो बस वही दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। देखो एक परफेक्ट ट्रांसमीटर करके एक है, ठीक है। अब परफेक्ट ट्रांसमीटर का बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो T इक्वल टू क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक है। तो A 0 हो जाएगा, R भी 0 हो जाएगा, तो A प्लस R प्लस T इक्वल्स टू 1, मतलब ये 0 प्लस 0 प्लस 1 मतलब 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। क्लियर है? मतलब कंप्लीटली ट्रांसमिट करेगा वो, ठीक है। अब देखना है हमें डायथर्मस वाला एक आता है इसमें, ठीक है। डायथर्मस सब्सटेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डायथर्मस सब्सटेंस। उसका डेफिनेशन इस तरह से आएगा, द सब्सटेंस, इधर दिया हुआ है क्या? आप दिए है through which heat radiation can pass is known as diathermal substance. Third paragraph. नहीं दिख रहा है। देखो अलग फॉन्ट में कोई दो शब्द लिखे नहीं होता है, ऊपर नीचे ये इसमें टिके है।
ठीक है। A substance which are largely required to thermal radiation do not transmit heat radiation incident on them are known as orthothermal substance। मतलब फॉर एग्जांपल में ग्लास डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। फॉर डायथर्मल बॉडी TR इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, समझ में आया? TR इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बारे में पूछा तो ये बोल सकते हो द डायथर्मस बॉडी इज नाइदर गुड फॉर एब्जॉर्बर नॉर अ गुड फॉर रिफ्लेक्टर, दोनों के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो ग्लास, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन बोल सकते हो, ड्राई एयर बोल सकते हो, ऑक्सीजन बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद अथर्मल सब्सटेंस जिसमें ट्रांसमिट ना हो, ठीक है, टी आर इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, टी इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, एंड A प्लस आर इक्वल टू 1 रहेगा, बरोबर। तो ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, ठीक है, ट्रांसमिट जाने कोई भी रेडिएशन को अंदर से जाने दे रहा है क्या अपने? नहीं, तो इट इज सेड टू बी अथर्मस सब्सटेंस, ठीक है। क्लियर? ऐसे बता सकते हो। एग्जांपल में क्या आएगा भाई? वाटर में से नहीं जाता, आयरन में से नहीं जाता, और कॉपर में से भी नहीं जाता, और वुड में से नहीं जाता, और एयर, मॉइस्ट एयर, नॉट एयर, ड्राई एयर जैसी रहती है वैसी गीली वाली थोड़ी सी एयर रहती है ना, ठंडी हवा बोलते हैं उसको, ठीक है। बेंजीन में से नहीं जाता, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक होल के बारे में अगर आपने सुना होगा तो आपको पता है, ठीक। उसके ऊपर कोई भी रेज इंसिडेंट करो, पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? मतलब इस कंडीशन में ट्रांसमिशन 0 हो जाएगा, TR इक्वल्स टू 0, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कितना रहेगा? 1 रहेगा क्या? A equals to 1, बाकी दोनों 0। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी रेडिएशन आएंगे वो क्या करेगा? पूरे पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्लियर? मतलब सब 0 हो जाएंगे, बस रेडिएशन बन रहे। क्लियर? एब्जॉर्प्शन A इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो R 0 हो जाएगा, TR भी 0 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट ऑल द इंसिडेंट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्लियर है क्या? तुम लोगों ने देखा होगा समर में तुमको ब्लैक कपड़े नहीं पहनने देते, क्योंकि जितने भी डार्कर एटम्स है ना वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है। अगर 97% भी एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी में आता है, इतना याद रखना, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। डेफिनेशन कैसे बोलोगे? अ बॉडी व्हिच एब्सॉर्ब द एंटायर रेडिएट क्या? रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट और नहीं भूल सकते हो, क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। परफेक्ट आइडियल, आइडियल मतलब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्लियर है? हमने आइडियल फ्लूइड देखा था, पता है, याद है क्या? चलो, तो उसमें सेकंड पॉइंट लिखोगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी में से डेफिनेशन लिख के छोड़ोगे क्या? नहीं, अभी तुम्हें पता है कैसे कैसे लिखना है। उसमें लिखोगे क्या? देयरफॉर का साइन दे दो, उसके बाद लिखो अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी A इक्वल्स टू 1, उसके नीचे लिखो TR इक्वल्स टू 0, वो उसके ब्रैकेट में लिखो ट्रांसमिशन, उसके बाद ठीक है रिफ्लेक्शन वाला भी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दोगे? लैम्प ब्लैक है एग्जांपल में, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। प्लैटिनियम ब्लैक है, वो भी नियर अबाउट 97% हमने कल देखा था, राइट, एब्जॉर्ब करता है, तो वो भी क्या होगी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो ये सारे पॉइंट डाल सकते हो 4-5, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए भी आया तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का हमने पॉइंट्स देख लिए। अब ये जो फेरी भाई साहब है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता है। क्वेश्चन हर साल बोलने से कि बहुत बार आया है, ठीक है। मार्च में आया है 2013 में, जिस तरह से मेरे पास क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ठीक है। 14 में भी आया हुआ है, लेकिन जुलाई में आया था, सॉरी 18 में आया था जुलाई में, ठीक है। अक्टूबर 14 में भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2021 में भी आया है, 23 में भी आया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आता है? ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फेरी ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्लियर है? एंड एक्सप्लेन, या फिर
सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आया तो 2-3 मार्क के लिए आता है, ठीक है। एक्सप्लेन रहा तो उसी के पार्ट्स को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे मेन चीज क्या है, ड्रॉ करना आना चाहिए लेवल डायग्राम, ठीक है। अब उसके लिए एक चीज याद रखनी है, पहली चीज मैंने आपको बताया था क्या, कैसे ड्रॉ करोगे, पहले एक ऐसी लाइन, दूसरी एक ऐसी लाइन, ठीक है। फिर यहां से एक सी बनेगा, या तो ऊपर लाइन, ठीक है। फिर यहां से दूसरा सी बनेगा, ठीक है। ये डबल रहेगी, ये भी डबल रहेगी, मैं सिंगल निकाल रहा हूं फिलहाल, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद यहां से एक रे जाएगी, क्या जाएगी, ऐसे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, या रेडिएशन बोलेंगे, या रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्या बोलोगे, रेडिएशन बोलोगे। अब इससे हमें बनाने हैं 2 ट्राइंगल्स, क्या बनाने हैं, तो इसी को ऐसा नीचे लेके आओ, ठीक है, इसी को ऊपर लेके जाओ, गया, ठीक है। अब वही लाइन नीचे आ रही है, ऐसे ऐसे आड़ी होके, ठीक है। कहां पे टच हो जाएगी ये लाइन, नीचे, यहाँ पे आएगी ऐसे। 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। ऐसा ही है सेम एक साइड। अब इसके नाम याद कर लो, ठीक है। ये 2 बाहर वाली जो रहेगी इसको डबल बोला था हमने, डबल बोल्ट, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बाहर की जो रहती है उसको सिल्वर कुछ तो भी बोला था, दिया है सिल्वर पॉलिश सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर बनता है ऐसा वाला, ठीक है, इसको कोनिकल स्ट्रक्चर ही बोला था, ठीक है। इजी है डायग्राम बनाना, हार्ड है क्या, बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम बनाना है, उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, ठीक है क्या। उसके बाद ये जो स्पेस है अंदर का, इसको क्या बोला था हमने, वैक्यूएटेड स्पेस, बरोबर है। और यहां से जो गैप है इसको बोला था हमने, ठीक है, क्लियर, ठीक है क्या। उसके बाद ये था हमारा कोनिकल प्रोजेक्शन, बरोबर। ऊपर के इसको क्या बोला था हमने, जो अंदर की है उसको क्या बोला था, सरफेस कोटेड विद लैम्प, ब्लैक था, प्लेटिनम था, लैम्प ब्लैक, ठीक है, ओके। और ऊपर का जो है वो सिल्वर पॉलिश सरफेस, ठीक है, क्लियर है क्या। इजी है, बस एरो तो देना है आपको, तो यहाँ से एरो तो देना आता है आपको, तो यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एरोस जाएंगे, इधर से गया, इधर को आया, इधर से इधर को गया, इधर से इधर को गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, खत्म, ठीक है, क्लियर है क्या, कर सकते हो, बन जाएगा डायग्राम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा था अकॉर्डिंग टू जो भाई साहब अपने साइंटिस्ट, क्या नाम है उनका, प्रियोल्स, ठीक है, उनका थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रियोल्स जो थे, ठीक है, उनके ऊपर में क्वेश्चन इस तरह से बनता है, क्लियर। सो इसमें क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज पे। पहला पॉइंट डालोगे इसमें क्या, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज T, पहला पॉइंट क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज T। नेचर ऑफ बॉडी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, द मटेरियल ऑफ नेचर, सरफेस पॉलिश्ड है और नॉट है, नॉट पॉलिश्ड है, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है। पॉइंट्स कैसे डालोगे, समझ में आ रहा है या लिख के दूं, लिख लोगे। थर्ड पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेंशन नहीं है, मैं ओरली बता देता हूं। सरफेस एरिया ऑफ बॉडी क्या रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा इमिट होने का, रेडिएशन का, ठीक है, उसके ऊपर भी रहेगा, ठीक है। तो 3 चीजें देखी हमने कि एब्सोल्यूट बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या देखा हमने, उसका सरफेस का मटेरियल कैसा रहेगा, ठीक है, नेचर ऑफ द बॉडी का मटेरियल कैसा रहेगा, ठीक है, उसके सरफेस के बारे में भी हमने देखा, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है इमिसिव पावर वाला, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्योरी में उतना ही दिया हुआ है कि रूम टेम्परेचर पे मान के लो 800 है, 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो लाइट ज्यादा जलेगा कम जलेगा, ये सारी चीजें है उसमें, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे भी, तो मैंने तो देखे नहीं था, ठीक है। बट द सीन इज, आपको ये 4 पॉइंट याद रखने चाहिए, 4 पॉइंट आप लिख लेना जो मैंने बताया, ठीक है, नोट्स में मेरे को दिखने चाहिए, ठीक है, आया तो यही छाप दे।
क्लियर है? इसके बाद है हमारे पास टॉपिक इसी में इमिसिव पावर, वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, रहने दो चलो, इमिसिव पावर सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन उसका। ठीक है, क्या होता है यार कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2022 में आया हुआ है। ठीक है, डिफाइन करके आता है एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी के ऊपर डिफाइन किया था। ठीक है, क्लियर? तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले R इक्वल्स टू Q अपॉन अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, मतलब ये क्या हो गया, सॉरी स्मॉल टी, R हो गया। ठीक है, इमिसिव पावर। ओके, उसके बाद इसका एसआई यूनिट याद रहना चाहिए। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? अगर ऐसा है तो एसआई यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड, जूल अपॉन क्या होगा? सेकेंड, टेम्परेचर मतलब, केल्विन, और एरिया मतलब या मीटर, तो मीटर स्क्वायर और सेकेंड, सेकंड में आएगा। ठीक है, इसका सेकंड यूनिट क्या आएगा? जूल वर्ग में भी होता है, बराबर है, तो ये डायरेक्टली मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्क के फॉर्मेट में। डायमेंशन क्या आएगा? इसके हिसाब से बना लो, m1 रहेगा। ठीक है, l L0, अबे L2 आता है, t माइनस 2 आता है अपॉन इसका बता मीटर स्क्वायर है, मतलब L2 आएगा। हाँ। तो 0 हो जाएगा ना। बताओ तो टाइम, टाइम तो है ही नहीं वहाँ पे, वो बस m स्क्वायर बचा है ना वहाँ पे। इधर की बात कर रहा हूँ यार, इसके नीचे लिख रहा हूँ। वहाँ पे टाइम का t t का क्या -1 1 1, नीचे में है, तो नीचे है तो -1 पे। इधर बस दो ही रहेंगे। टाइम का तो t लिखे ना बेटा। बेटा ऊपर रहे नीचे रहे मन, तो मैंने पहले 1 तो बोला था, मैंने जब बोल रहा था तेरे को कि नीचे है तो क्यों बोला मैंने? गलत बोला होगा मैंने, क्यों तेरे को डायमेंशन पढ़ा ही नहीं? तो मैंने तो 1 ही बोला था। ये है फॉर्म नहीं रहते हो अपने वर्ड्स पे। चलो L2 कट जाएगा, क्या बचा? t से वो भी कटेगा पूरा ही कटेगा। नहीं, अबे ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो -3 हो गया वो। लेके जाना है ऊपर। तो क्या करेगा, एक ही डायमेंशन में लिखेगा ना तू, m L0 m 1 l 0 t माइनस। 3। ठीक है, मिल गया डायमेंशन। क्लियर है क्या? लिख पाओगे? चलो उसके बाद देखो, अब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, इमिसिव पावर था ना अपना, इमिसिविटी। या फिर इमिसिविटी था, बराबर है। तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? सबसे पहली बात, इसको मिटा दूं क्या? किरण, इमिसिविटी का सिंबल ही है। ठीक है, रेडियंट पावर ऑफ ऑर्डरली। ठीक है, और रेडियंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यही हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ठीक है, R मींस इधर के कंडीशन में रेडियंट पावर ऑफ कौन सी बॉडी का रहेगा? ये रेडियंट पावर कौन से बॉडी का रहेगा? ब्लैक बॉडी। आर की बात कर रहा हूं मैं, आर भी नहीं बोला, ऑर्डिनरी बॉडी बोलो। नॉर्मल नॉर्मल नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है, सबकी बॉडी नॉर्मल ही होती है, एब्जॉर्प्शन वाले भी नॉर्मल ही। ठीक है, अगर ये आर भी हो गया तो ये भी सेम रहेगा, रेडियंट पावर्ड ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ई मतलब इमिसिविटी। ठीक है, क्लियर? बता सकते हो? और कुछ दिया है उसमें? हाँ, अब देखो, अगर ऑर्डिनरी बॉडी रहती है तो एक रेशियो बनता है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, ई से 0 से ई बड़ा और 1 से, ठीक है,
क्लियर? तो इसकी इमिसिविटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, बरोबर? ठीक है। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? ब्लैक बॉडी। ठीक है। और ये किसके लिए होता है? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। ठीक है। अगर इसमें दो सरफेस आ गए, एक स्मूथ सरफेस एक रफ सरफेस, ठीक है, देख नीचे में दिया हुआ है पेज नंबर 68 पे, इमिसिविटी का लास्ट का पैराग्राफ, इमिसिविटी इज लार्जर फॉर द रफ सरफेसेस एंड स्मॉलर फॉर द स्मूथ सरफेसेस। लिख सकते हो एक पॉइंट, ठीक है, कर लोगे इतना। इमिसिविटी इज लार्जर फॉर द rough surfaces and smoother for the and less for the smoother surface। ठीक है, ठीक है, स्मूथ रहेगा, ठीक है, पॉलिश सरफेस बोल सकते हो, ठीक है, अगर रफ सरफेस की जगह पे स्मूथर यूज नहीं करना है। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। उसके बाद इमिसिविटी का एक और पॉइंट, ठीक है, रेडिएशन और टेम्परेचर के लिए दिया है। इमिसिविटी आल्सो वेरीज विद टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टू सम एक्सटेंट। दिखा? ये रहेगा तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ वाला, बहुत बार क्वेश्चन आया 2012, 17, 19 और 21 में भी शायद था, पता नहीं कंफर्म, ठीक है, 3-4 बार आया है, अलग अलग मंथ्स में होते हैं पेपर, तो मंथ याद नहीं, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ देखते हैं, चलो। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ, ये हमें देखना है, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में क्वेश्चन आया है, 2019 में भी क्वेश्चन आया है, उसके बाद भी आते रहेगा, बस स्टेटमेंट आता है इसमें। बेसिकली 2 स्टेटमेंट है, पर मेन स्टेटमेंट हमारा ये वाला है जो लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट at a given temperature the ratio of emissive power to the coefficient of absorption of body is equal to the emissive power of a perfect black body at the same temperature for all wavelengths। wavelength में पता है क्या, किससे शो करते हैं? लैम्बडा से। इसको हम एक और टाइप में लिख सकते हैं, कैसे? ठीक है, ये फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखो अभी 2 बॉडीज दिख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी बॉडी ली है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी ली, ठीक है, 2 बॉडीज है मेरे पास, ठीक है। ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी पकड़ लो, ठीक है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए AQ इज इक्वल टू R लिखते हैं, ठीक है। A मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, R मीन्स रेडिएंट पावर, ठीक है, Q मतलब जो बॉडी हो, ठीक है, या फिर अमाउंट ऑफ हीट बोल लो क्योंकि बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू किसके लिए? R भी लिख सकते हैं, ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन 1 दे दूं मैं, इसको इक्वेशन 2 दे दूं, तो अगर इनको डिवाइड मारो तो क्या हो जाएगा? AQ अपॉन Q इक्वल्स टू R upon RB, R अपॉन RB, ठीक है। तो ये जाएगा क्या, तो बचेगा कौन? A equals to R upon RB। क्या ये दिया हुआ है हमारे पास? ये हम थ्योरेटिकल प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? स्टेटमेंट हमने ऊपर लिख दी है, ठीक है। अब ये R अपॉन RB मतलब ही क्या है? E, ठीक है। तो A इक्वल्स टू E आ गया, करेक्ट। तो क्या हम इस तरह से थ्योरेटिकल प्रूफ दे सकते हैं किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है। पहले बॉडी के लिए कौन सा इक्वेशन लिखा है हमने, इसके नीचे लिख दो, AQ इक्वल्स टू R। सेकंड ब्लैक बॉडी के लिए हमने क्या लिखा है? Q equals to RB, ठीक है, क्लियर, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रूफ समझ में आया। और क्या दिया है इसमें? स्पेक्ट्रम वाला आया है सवाल,
इसके बाद का जो पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसमें और कुछ दिया है, हाँ इसमें और एक दिया है आपको, ठीक है। पेज नंबर 77 पे दिया है, सॉरी 68 पे, तो 77 दो स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। पहला वाला हमने लिख लिया है, ठीक है। सेकंड वाले में हमें बोला है फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा अभी, करेक्ट, ठीक है। तो वही हमने थ्योरेटिकल प्रूफ से निकाला। इसके बाद में बस एक लाइन आपको लिखनी है, क्या जो दी हुई है वो आप है, द किरचॉफ्स लॉ इज थ्योरेटिकली प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन डन हो जाएगा, छोटा सा है, प्रॉपर लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन, ये टॉपिक हम देखेंगे। देखो इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर इस टॉपिक पे, ठीक है। अभी कभी रिपीटर्स में आता है तो तुम्हें ज़्यादा पाया नहीं, बट आते हैं, ठीक। तो ये डायग्राम जो तुम्हें दिख रही है, यानी मैं पढ़ पाया उसमें बोला है कि जो वेवलेंथ है, जो लैम्बडा मैक्स दिख रहा है आपको 5500 के, ये मैक्सिमम नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा कुछ, ठीक है। जैसे एक बॉडी है, ठीक है, ये वेवलेंथ से मापी जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेडिएशन बाहर इमिट हो रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलेंगे, ये वो मैक्सिमम नहीं है, बट वहां से सबसे ज्यादा रेडिएशन बाहर निकल रहा है, इसलिए उसको मैक्सिमम बोला गया, ठीक है। इधर से निकला होगा, इधर से निकला, लैम्बडा मैक्स मतलब वो वहां पे खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जहां से ज्यादा निकल रही है वो लैम्बडा मैक्सिमम हो गया। अगर वो यहाँ से ज्यादा निकलता तो ये मैक्सिमम हो जाता, यहाँ पे ज्यादा निकलता तो वो भी मैक्सिमम हो जाता। समझ में आया पूरे टॉपिक में क्या बोला गया, ठीक है। लैम्बडा मैक्स इज डिपेंड ऑन दैट पॉइंट वेयर इमिसिव पावर ऑफ द रेडिएशन इज मैक्स, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे लैम्बडा 1 लिया है, लैम्बडा 2 लिया है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आगे हम जो कंटिन्यू लैम्बडा एन तक, इधर 100 है, इधर 300 है, इधर 400 है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैक्स कौन रहेगा, 400, मतलब लैम्बडा एन, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 400 है तब सबसे ज्यादा है, तो डायग्राम में 400 वाला सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या बोला है इसमें आगे देखिए, ये हो गई मेरी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कैसे कैसे, ये रेडिएंट पावर कैसे कैसे पड़ेगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगा, बराबर, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, के मींस क्या है, हजार का के नहीं हो, क्या क्या है, केल्विन का है, ठीक। ये जैसा जैसा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रेडिएंट पावर बढ़ेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब क्या, उसका एंडिंग पॉइंट हो गया वो नहीं, वो उससे ज्यादा कर सकता है, लेकिन उतनी हिट देने के बाद वो उससे ज्यादा, वो उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा दे रहा था, करेक्ट। तो वो क्या हो गया हमारा, लैम्बडा मैक्स हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। थ्योरेटिकल देखो पेज नंबर फिगर नंबर 3.5 का जो नीचे दिया हुआ है, 6 पॉइंट है टोटल, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कर्व इज ऑब्जर्व, ठीक है। पेज नंबर 69 पे दिख रहा है, और एक 70 पे चला गया है। पहला पॉइंट देखो, एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्पेक्ट्रम, सही है, ठीक है। डायग्राम से ही पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद एट अ गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर इमीडिएटली इनिशियली इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ, ये जैसा जैसा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है।
रीचेस इट मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। पहले ये गया मैक्स तक, जैसे कि हम कोई बॉल ऊपर उछालते हैं, ठीक है, वो मैक्स तक जाएगा उसके वाले, उसके बाद तो नीचे नीचे आना चालू होगा। वैसे ही ये क्या हो रही है, नीचे नीचे आ रही है, ठीक है। एट द एंड में हमें वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद लैम्डा मैक्स के बारे में हमने बताया। थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी इमिटेड। अभी ये जो है ये क्या दिखा रहा है हमें, एनर्जी कितनी इमिट हो रही है, बरोबर है, वही दिखा रहा है ना, जो कर्व के नीचे का एरिया वही दिखाएगा आपने, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी ये तो लिख सकते हो, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखो, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर और टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ओके, ठीक है, corresponding to the all wavelength increases and the 300 Kelvin 3000 था 300 था। लिख पाओगे 5 पॉइंट, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, 5-6 में से 5 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं न्यू वाला नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पॉज कर दो, मैं लिख लेता हूँ। देखो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, लैम्बडा मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे लैम्बडा क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है, ओके। समझ में आया क्या, दिया है उसमें, दिख रहा है क्या, स्टेटमेंट में भी वही बोला है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका इनवर्स ले, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्बडा की मैक्स वैल्यू शिफ्ट होती रहेगी, राइट। तो b कांस्टेंट आता है इसका, अगर इनवर्सली हटा दे तो लैम्बडा मैक्स क्या हो जाएगा, b अपॉन a, ठीक है। b क्या है, कांस्टेंट है, मेन कांस्टेंट, ठीक है। किसका कांस्टेंट, जिसका वो लॉ है विंस का, ठीक है। उसके बाद इसकी एक वैल्यू दी है b की, मैंने बताया था याद कैसे रखना है, याद है क्या, भूल गए, 2 पॉइंट, इधर 8 इधर 7 इधर 8 बीच में 9 इंटू 10⁻³ ठीक है। उसके बाद यूनिट, ठीक है, चलेगा। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, इस b भाई साहब की, b मतलब कौन, मीन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। तो लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, इसका b आ गया, इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। किस लिए हो रहा है ये सारी चीजें जो है, मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोला है, जैसे तुमने मान के लो तुम अर्थ पे हो और तुम्हें मून दिख रहा है, उसका डिस्टेंस पता कर सकते हो उससे, ठीक है, सन का डिस्टेंस पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इससे इसका स्टेटमेंट बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, दिया हुआ है, ठीक है। पहली लाइन देखो, for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature, ठीक है, किसका, उसी ब्लैक बॉडी का, ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। और उसके बाद में लिख देना therefore, ठीक है, ये पूरा लिखने के बाद लिखना, उसने पहले दिया हुआ, तुम सब लिखने के बाद लिखना, दिस इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर मैं इसको और एक फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो t को अगर इधर लिख के आता तो लैम्बडा मैक्स t इक्वल्स टू b हो जाएगा, क्लियर। ऐसा भी लिख सकते हैं, तुम ये लिखो मार्क्स मिल जाएंगे, ये नहीं लिखा तो भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बट आता है तो लिख दो, 2-3 तरीके से कैसे कैसे लिख सकते, क्लियर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन, आ गया रे, हाँ, बोल्ट्जमैन भाई साहब, स्टीफन भाई, ओके। चलो इनका देखते हैं, रहने दो। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोल रहा है, ठीक है। द रेट ऑफ इमिसिव ऑफ रेडिएंट एनर्जी
per unit area or the power radiated per unit area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. मतलब T के पावर में 4 आएगा. क्लियर है? तो R is इनवर्सली है डायरेक्टली है? डायरेक्टली. तो इनवर्स में हम 1 बाय लिखते हैं, डायरेक्ट में डायरेक्ट T टू द पावर 4 हो जाएगा. पर यूनिट एरिया से हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से बरोबर है. ठीक है, फोर्थ पावर आ गया उसका. उसके बाद उसने क्या बोला है, ये आया है 2021 में क्वेश्चन. ठीक है, अब अपने को आर का फार्मूला पता है, Q अपॉन 80 बरोबर. ये जो R है देयरफॉर R इज इक्वल टू Q अपॉन 80. ठीक है, रेट ऑफ इमिशन बोला तो रेट ऑफ चेंज में T आता है, टाइम आता है. ठीक है, तो Q बाय T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया. Q बाय T इक्वल्स टू एरिया हो सकता है क्या? हो सकता है. हाँ, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं होगा. तो क्या हो जाएगा, इसका आता है एक कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन का सिग्मा कांस्टेंट आता है. ठीक है, तो ये R इक्वल्स टू इसके जगह पे सॉरी सिग्मा आ जाएगा. ठीक है, और उसके साथ में क्या आएगा, 3 to the power 4. 3 टू द पावर 4. उसकी वैल्यू दी गई है सिग्मा की, है ना? 3 टू द पावर 4 के साथ उसकी वैल्यू भी है. देखो क्या है वैल्यू, 5.67 to 10 raised to the power minus 8. 5.6. ठीक, उसको भी कैसे करना है बताया था मैंने, बताया था क्या, वैल्यू वैल्यू वैल्यू. वो जूल आती है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर में इनवर्स आता है. ठीक है, ठीक है. अब उसमें क्या था, वो सीधी लाइन ही थी अपनी. क्या इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, 5.67 567 इनटू 10 रेज़ टू पावर. ठीक है, इसके साथ मीटर स्क्वायर है और क्या जुड़ता है, एक जूल सेकंड. अभी जूल तो लगा दिया. ठीक है, इनवर्स में हाँ इनवर्स दे दे दो. ठीक है, m को भी, या फिर इसके साथ एक के भी आएगा, केल्विन के लिए. ठीक है, उसके टेम्परेचर का केल्विन, उसके पावर में 4 था. ठीक है, इसको अगर उल्टा करके लिखते हैं तो ये -4 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. इसको अगर ऊपर लिखे जा रहे हैं. ठीक है, वैट के फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, 5.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 जूल का वैट कर दो, और अपॉन में कौन कौन आ जाएगा, पर में m स्क्वायर के पावर में -4. ठीक है, क्लियर, इजी है, कर लोगे. अब इसके डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, दिए हुए वहां पे दिए हुए क्या हाँ, क्या दिया है, m1 l0 t -3 k -4. मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सारी चीजें हैं. ठीक है, जब प्रेफर करोगे तब टेक्स्ट बुक साथ में रख के नोट बना लेना तो इजीली हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें कोई डेरिवेशन भी है क्या, हाँ दिया होगा. लास्ट टॉपिक था ना, चलो इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं. इधर देखो, रेडियंट पावर है बंदूक, क्या है, सिग्मा टी रेज़ टू 4 है, R इक्वल्स टू ये है. ठीक है, Q डिवाइड बाय 80 लिखा हमने. ठीक है, अब इसको वापस से लिखते हैं हम अलग फॉर्मेट में, क्या हो जाएगा ये, Q अपॉन 80 T स्मॉल कैपिटल, small Q स्मॉल, T कैपिटल को ले लिया. time. ठीक है, टाइम के लिए स्मॉल t, इधर रो
टी टू द पावर, 4. ठीक है। अब दो दो चीजें हैं। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हमने ये दिखा था उस दिन, याद है? अगर ब्लैक बॉडी होती तो Equals to 1. इक्वल्स टू 1 लेते थे, बरोबर है ना? हाँ, बरोबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ई आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको भी, आर इक्वल्स टू, इधर ई आ जाएगा, उसके बाद टी के पावर में 4. ठीक है, क्लियर। तो E इक्वल्स टू कितना रहता है, A इक्वल्स टू क्या रहता है, E इक्वल्स टू 1 रहता है, तो लिखने की जरूरत है क्या, तो यहाँ पे दे दो, देयरफॉर E इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 से बड़ा हो नहीं सकता, बरोबर है, ठीक है। 1 हाईएस्ट है, ठीक है। E जो है उसके लिए 1, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो, R इक्वल्स टू Rho t to the power 4. Sigma into t to the power 4. सिग्मा T to the power 4. टी टू द पावर 4, इतना ही रहेगा क्या। अब इसका नेट लॉस निकालना है अपने को, एनर्जी, ठीक है। क्या निकालना है, Energy. नेट लॉस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो चीजें लेनी पड़ेगी मेरे को। पहले तो इसको टी नॉट के फॉर्मेट में ले लेता हूं मैं, ठीक है। E इक्वल्स टू 1 लिखा मैंने। अब जो मेरा पहला था सिग्मा टी टू द पावर 4, ठीक है, R इक्वल्स टू, इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन 1। जो दूसरा है E के साथ वाला, ठीक है, या फिर ये वाला, इसको ले लेता हूं मैं 2, क्लियर। इससे मुझे क्या मिलेगा, नेट लॉस, ठीक है। कहाँ गया रे वो, चलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जाना है तो टी नॉट आएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ये भी लिख देता हूं मैं, क्लियर। क्या हो जाएगा ये बताओ, R इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, नेट लॉस के लिए जा रहा हूं मैं, ठीक है। Sigma t to the power 4. नेट लॉस दिख रहा है ना नीचे का, ठीक है। हाँ बोलो, Sigma t to the power 4 हाँ minus sigma t naught to the power 4. दोनों इक्वेशन आ गए, ठीक है। क्या होगा इसका, Common टी नॉट टू द पावर 4, टी नॉट टू द पावर 4 है, सॉरी टी टू द पावर 4 टी नॉट, सिग्मा सिग्मा कॉमन आ जाएगा। तो ये सिग्मा अगर आ गया कॉमन तो क्या हो गया ये, टी टू द पावर 4 माइनस, ठीक है। ये क्या है मेरा, नेट लॉस है, क्या है, ठीक है। T इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रहेगा टेम्परेचर, ठीक है। अब इसका और क्या दिया है, इमिसिव टी, और दिया है किसको, आ गया रे इधर, चलो हो जाएगा। चलो नेट लॉस निकाला मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, ठीक है। तो अपने को पता है कि E इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम डायरेक्ट E के साथ में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा अभी, इसके साथ कौन जुड़ेगा वापस, E जुड़ जाएगा, इधर देयरफॉर का साइन देंगे, इधर E डाल देंगे, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, E सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि T इज ग्रेटर देन टी नॉट, ओके। चलो यहाँ पे हमारा फुल चैप्टर डन होता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी तो कवर अप हो गई है, न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट है उस पर एक बना देंगे हम, क्लियर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ थर्मोडायनामिक्स में, बाय बाय।